हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स के फार्माटेक्नोलॉजी ब्रांच के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर है प्री फार्मूलेशन चैप्टर नंबर 1। इस प्री फार्मूलेशन सब्जेक्ट में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, इसका स्लाइड यहाँ पर शो हो रहा है आपके पास। इसमें हम स्टडी करेंगे कंसीडरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस कि इस प्री फार्मूलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एड ऑन होती है प्री फार्मूलेशन में, किस चीज़ का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ध्यान में रखना पड़ता है प्री फार्मूलेशन में, और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके साथ साथ कुछ फार्मूलेटिव एडिटिव्स यूज़ होते हैं, उसका ध्यान रखें। हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे प्री फार्मूलेशन में क्या क्या इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्री फार्मूलेशन मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आइदर ऑफ ड्रग विथ एक्सिपिएंट टू डेवलप सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म। मतलब इसमें हम किसी भी ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ कंबाइन करके एक सेफ इफेक्टिव डोजेस फॉर्म बनाना, ये होता है फार्मूलेशन। और फार्मूलेशंस के दौरान हम उसके फार्मूलेशन से पहले जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो स्टडी कहलाती है प्री फार्मूलेशन। मतलब प्री मतलब पहले, फार्मूलेशन के पहले। तो दवाई बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं प्री फार्मूलेशन। प्री फार्मूलेशन में हम ध्यान देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और कुछ ड्रग और एक्सिपिएंट की कंपेटेबिलिटी और इंटरेक्शंस के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप्स के बारे में, डेंसिटी के बारे में, वॉल्यूम फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी के बारे में, डिसोल्यूशन एंड आइदर इम्पैक्ट ऑन फार्मूलेशन स्टेबिलिटी एंड बायो एबिलिटी में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ध्यान रखते हैं उनके केमिकल रिएक्शंस। ड्रग कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस ना कर दे, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ना कर दे, पॉलीमरीजन मत कर दे, या रेसमाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शंस ना शो कर दे। और कुछ ड्रग कंपेटिबिलिटी के, क्योंकि ड्रग जो है वो मेडिसिन के साथ, मतलब एक्सीपिएंट के साथ अच्छे से कंपेटिबल रहे। अब बात करते हैं हम प्री फार्मूलेशन स्टडी में कुछ प्रिंसिपल्स एरिया के बारे में। हम ध्यान रखते हैं बल्क कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी फार्मूलेशन बना रहे हैं, हम दवाई बना रहे हैं, तो उनकी बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वह दवाई बन रहे हैं वो बॉडी, मतलब बॉडी अंदर जाए और सॉलिबिलिटी अच्छा से करे, तो सॉलिबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया के बारे में, और स्टेबिलिटी एनालिसिस को ध्यान में रखना पड़ता है। बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सब ध्यान में रखते हैं पहला चीज़ कि क्रिस्टलिटी एंड एमॉर्फिज्म के बारे में, फाइन पार्टिकल्स, फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में हम देखते हैं। स्टेबिलिटी इशूज ना हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आयनाइजेशन एंड कांस्टेंट pKa, जिसे आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है। दूसरा pH सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। थर्ड कॉमन आयन इफेक्ट। फोर्थ थर्मल इफेक्ट। फिफ्थ पार्शियल कोफिशिएंट एंड सिक्स सॉल्युबलाइजेशन एंड सेवन डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ में हम ध्यान देते हैं पहला सॉल्युबिलिटी एंड टॉक्सिकोलॉजी फार्मूलेशंस की, वो टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है जो बनाया गया दवाई। फार्मूलेशन स्टडी के बारे में, और फार्मूलेशन स्टडी में भी पीएच के बारे में ध्यान देते हैं। उसके बाद थर्ड सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में, और
बल्क स्टेबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी के बारे में ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं कि बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि हमने कैस्केड में पहले पढ़ा बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे दो चीज़ों को देखेंगे, एक किसी भी दवाई का बाहरी तौर पर कैसे दिख रहा है उसे आउटर स्ट्रक्चर या हैबिट बोलेंगे, और दूसरा इनर स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि दवाई जो है वो अंदर बाहरी तौर पर मतलब जो दिखते हैं ड्रग्स वो कैसे होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ऑफ आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल्स विद सम एंड डिफरेंट केमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ड्रग का बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे या किसी के क्रिस्टल्स के बारे में। हैबिट डिपेंड ऑन अपॉन कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस लाइक डिग्री ऑफ सेचुरेशन, स्टीयरिंग, एजिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेशर एंड अदर। ये जो होता है वो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन पे डिपेंड करता है कि उसका आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टीयरिंग पर डिपेंड करता है, एजिटेशंस पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के टाइप्स पे डिपेंड करता है, और फिफ्थ प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ये प्रिज्म शेप्स के भी हो सकते हैं, मतलब ये जो ड्रग्स मेन एक्सिपिएंट हो सकते हैं या फिर ड्रग्स होते हैं वो अपना जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो प्रिज्म भी हो सकता है या तो ब्लेडेड हो सकता है, ड्रेमेटिक हो सकता है या प्रिज्मेटिक हो सकता है, ट्यूबुलर और स्फेरिकल भी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रग्स जो है वो प्लेटेड स्ट्रक्चर्स भी शो कर सकता है, एक्सिपेंट भी मतलब ये स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, चाहे वो ट्यूबुलर हो, कॉलम हो, इक्वेंट हो या ब्लेडेड हो। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके कैटेगराइज किए गए, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड होता है मॉलिक्यूलर एडेक्टर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ से देख सकते हैं क्रिस्टलाइन ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स्ड होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, लेसर सॉलिबिलिटी होती है और लेसर टेंडेंसी टू चेंज, मतलब उसमें चेंज होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स। पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो इसके टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉली मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला होता है पॉली और दूसरा होता है मॉर्फिज्म। पॉली मतलब अनेक और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, ये कई फॉर्म्स में अपना फिजिकल अपीयरेंस शो करते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटरमाइन करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को दो भाग में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है इनेंशियोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। इनेंशियो और मोनो से फिक्स हो जा रहा है। इनेंशियो जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब यदि ए ड्रग बी ड्रग आपस में कंबाइन करके ए बी फॉर्म होते हैं और ये ए बी फिर से उल्टी दिशा में चले जाते हैं, मतलब फिर से ए बी में मतलब बन सकते हैं, वापस बन सकते हैं, तो ऐसे होते हैं रिवर्सिबल चेंज टू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके पर ये वापस अपनी पहले प्लेस में वापस लौट आते हैं। वह मोनोमॉर्फिज्म जस्ट इसके उल्टा होता है। द चेंज बिटवीन द टू फॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। मोनो मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन, यदि ए और प्लस बी आपस में कंबाइन करते हैं तो ए बी फॉर्म करता है, ये फिर से अपनी पुरानी जगह में नहीं जाता है, ये इरिवर्सिबल होते हैं मोनोट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर एडेक्ट की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो एमॉर्फस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मेटा स्टेबल ज़्यादा उसके बाद होता है, उसके बाद स्टेबल नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन के एक भाग होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड भाग होता है मॉलिक्यूलर एडेक्ट। मॉलिक्यूलर एडेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक नॉन स्टैकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है, एक होता है स्टैकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। स्टैकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स को समझाने से पहले द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट इंक्लूड स्टैकियोमेट्रिक नंबर
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसे स्टोइकियोमेट्रिक के अंडर नहीं होता है, मतलब इसमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक्स होते हैं। इसमें भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को। एक होता है लेयर, दूसरा होता है केज एंड थर्ड होता है चैनल। वैसे ही स्टोइकियोमेट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है हाइड्रेट सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब होता है जिसमें वाटर के अदर हैंड दूसरा कोई ऑर्गेनिक सैंपल्स लिए जाते हैं, उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड हाइड्रेट्स में हम वाटर का यूज़ करते हैं। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कुछ इस तरीके से बताया गया है यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड विद इन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। इसे क्लासीफाई किया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर को। यदि हम सॉलिड बॉन्ड के बेसिस पे देखा जाए तो सॉलिड को इस ऑर्डर में इसे अरेंज किया गया है। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं उसे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, और जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें वैलेंस बॉन्ड पाया जाता है उसे वैलेंस, और मॉलिक्यूल्स जिसमें वंडर वॉल बॉन्ड पाया जाता है जैसे कि नेफ्थलीन। इस तरीके से इसे अरेंज किया गया है। अब बात करते हैं किसी की आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड को कैटेगराइज इस तरीके से किया है। यदि आउटर स्ट्रक्चर्स को यदि उसके अरेंजमेंट सही ना हो, यदि फिक्स्ड अरेंजमेंट ना हो तो वो होता है अमॉर्फस, और जो फिक्स्ड अरेंज होता है उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोला गया है। फिक्स्ड अरेंज ना हो तो उसे अमॉर्फस स्ट्रक्चर, जिनके अरेंजमेंट और रैंडम अरेंजमेंट। सॉलिड में उसका अरेंजमेंट जो होगा, ये यदि एक कंटेनर है जिसमें सॉलिड ये है और उनका अरेंजमेंट एक रैंडम हो, किसी भी डायरेक्शंस में हो, तो वो होगा एमॉर्फस। एमॉर्फस सब्सटेंसेस नो हैव एफिनिटी टू मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, एमॉर्फस का लो होता है। इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, बल्कि उल्टा लो होता है। इसीलिए इसकी सॉलिबिलिटी बहुत ही अधिक होती है। इसे सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन डिफाइंड मैनर एट द हाई अरेंजमेंट फॉर्म्स एंड अरेंज्ड विथ 3D स्ट्रक्चर। इनका जो अरेंजमेंट होता है किसी मेडिसिन में, उनका जो डायरेक्शंस होता है वो एक सिंपल वे में होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइंस हैव द लो एनर्जी इन लो सॉल्युबिलिटी, सो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, इसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ही कम होती है। जो बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड को इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। एक होता है एनिसोट्रॉपिक और दूसरा होता है आइसोट्रॉपिक। मतलब द फिनोमिना हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ऐसी सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उसे एनिसोट्रॉपिक बोला गया है, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो इसमें डिफरेंट होती है, इसीलिए इसे एनिसोसेट्रिक। और यदि सेम होती है तो उसे बोलेंगे आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं जिसे आपने पढ़ा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टलाइन का वो फिक्स्ड होता है। अमॉर्फस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मोर देन स्टेबल्स देन अमॉर्फस, ये बहुत ही मोर स्टेबल होते हैं। अमॉर्फस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, बाकी इसमें थर्मोडायनेमिकली एनर्जी पाई जाती है, हाई थर्मोडायनेमिकली। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैव लेसर सॉल्युबिलिटी होती है, और इसकी जो अमॉर्फस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होती है। लास्ट सॉल्युबिलिटी क्रिस्टलाइन से हैज लेसर टेंडेंसी टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म। इसमें चेंजेस के ऑप्शंस क्रिस्टलाइन में बहुत ही कम होते हैं, बट लेसर जो अमॉर्फस होते हैं वो मोर स्टेबल्स होते हैं। इसमें चेंजेस की प्रॉपर्टी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए अपने अवस्था को चेंज कर देता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर एडक्ट की। मॉलिक्यूलर एडक्ट में दो चीज़ों हम
समझ सकते हैं। एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्रिक। तो पहले हम इसमें सिर्फ बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइंस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन एंट्रैप द सॉल्वेंट विद इन द क्रिस्टल लैटिस। इसमें जो जैसे कि ये एक पार्टिकल्स है और इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए हैं। क्यों? तो इसी ट्रैपिंग को बोला गया है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या इंक्लूसिव कंपाउंड। इसमें से इसके टाइप्स हैं, एक चैनल्स के फॉर्म करते हैं। ये ट्रैपिंग जो चैनल्स के फॉर्म में होता है तो इसे बोलेंगे चैनल ट्रैपिंग। और यदि कैथरेट एक पिंजरेनुमा संरचना का होता है तो सॉल्वेंट की ट्रैपिंग, तो इसे बोलेंगे केज। स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें बी, तो स्टोइकियोमेट्रिक ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट द मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्पेसिफिक साइट विद इन क्रिस्टल लैटिस इन स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में दो चीज होते हैं, एक हाइड्रेट्स होता है और एक होता है नॉन हाइड्रेट्स, जिसमें सॉल्वेंट वाटर यूज की जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रेट्स होते हैं, और जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? तो ये दो वर्ड से डिराइव्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पहला होता है पॉली और दूसरा होता है मॉर्फिज्म। पॉली मतलब जो होता है बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, मेनी फॉर्म्स, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया। इसमें कुछ रिमेंबर करने वाले पॉइंट होते हैं जिसे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को कौन कौन से मेथड से हम इसे एनालाइज करते हैं? पहला होता है माइक्रोस्कोपिक, XRD, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, इंफ्रारेड, इन्फ्यूजन मेथड, सेम एंड DSC, डिफरेंस स्कैनिंग, कलरोमेट्री एंड डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, और लास्ट होता है थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस के थ्रू इसे डिटरमाइन करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इनेंशियोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। जैसे कि हमने कैस्केड में देखा कि इनेंशियोट्रॉपिक जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और मोनोट्रॉपिक जो होता है वो होता है नॉन रिवर्सिबल होता है। इसमें जो होता है वो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंजेस करके वो अपने जो फॉर्म चेंज कर लेता है, बट इसमें चेंजेस और फॉर्म करके सिर्फ मेटा फॉर्म में ही कन्वर्ट कर पाते हैं। मोनोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें एग्जांपल होते हैं इनेंशियोट्रॉपिक में सल्फर और मोनोट्रॉपिक में ग्लिसराइल स्टारेट होते हैं। इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, और ये थर्मोडायनेमिक ये जो होता है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस पाया जाता है और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये मतलब ये एक सब्सटेंस है, जैसे कि हमने देखा होगा कि हम एक न्यू बॉटल लेते हैं और उस न्यू बॉटल में पहले से ही एक पाउच पाया जाता है। ये कोई और पाउच नहीं, सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल में प्रॉपर्टीज होती है हाइग्रोस्कोपिसिटी की। हाइग्रोस्कोपिसिटी जैसे ही बाहरी इन्वायरमेंट मतलब इसके सराउंडेड जो एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर को से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके मतलब जो बैड स्मेल होती है उसे कंट्रोल कर लेता है। टेस्ट कैसे हम हाइग्रोस्कोपिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं? पहला होता है ग्रेविमेट्री, दूसरा होता है थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस, कार्ल फिशर टाइट्रेशन एंड गैस क्रोमेटोग्राफी से हम मेजर करते हैं। हाइग्रोस्कोपिसिटी को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्लास 1, जिसमें नॉन हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 है तो इसमें एसेंशियल नो मॉइस्चर टू इंक्रीज, इसमें कोई मॉइस्चर इंक्रीज नहीं होती। यदि
रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 होती है। तो क्लास 2 स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिसिटी, इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 है और इसमें मॉइस्चर जो होता है इंक्रीज नहीं होता, नो मॉइस्चर इंक्रीज, तो ऐसे बोलते हैं स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिसिटी। मॉडरेट हाइग्रोस्कोपिसिटी, जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 होती है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा इंक्रीज ना होकर 5% इंक्रीज होती है, तो इसे बोलते हैं मॉडरेट हाइग्रोस्कोपिसिटी। वेरी हाइग्रोस्कोपिसिटी, जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 50 कर देते हैं, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऐसे बोलेंगे वेरी हाइग्रोस्कोपी। कुछ हाइग्रोस्कोपिसिटी के कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि डेलिक्विसेंट, ये भी सेम करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ये मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और अपने फेस जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म से वो लिक्विड फेस में आ जाते हैं, ऐसे कंपाउंड बोले जाते हैं डेलिक्विसेंट, जैसे कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब बात करते हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ सॉलिड्स फॉर्म, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो सॉलिड को मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक, से हम सॉलिड को कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। हॉट स्टेज थर्मल मेथड्स के थ्रू, इसे सिर्फ पढ़ना है, इसे याद नहीं करना है, इस मेथड्स को हमें रिमेंबर रखे रहना है। एक्सरे पावर डिफरेंशन से हम इसे शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइन पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरीके से हम फाइन पार्टिकल्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सेकंड होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हम पार्टिकल्स के साइज के बारे में देखते हैं, और दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में सरफेस एरिया को स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में हम चार चीज़ों को देख करते हैं। पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। पार्टिकल साइज को हम कई वे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप से हम पार्टिकल्स के साइज को मेजर कर सकते हैं, जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड बोला गया है। हम किसी भी चीज़ों को चाल कर, मतलब छन्नी से छाल कर छोटे कणों को और बड़े कणों को अलग कर सकते हैं, तो सीविंग मेथड्स इसका अच्छा एग्जांपल है। सेडिमेंटेशन, बड़े पार्टिकल जल्दी ही सेडिमेंट होंगे, छोटे पार्टिकल कम सेडिमेंट होंगे, तो सेडिमेंटेशन मेथड से भी हम पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज के बेसिस पे। वैसे ये लेजर, होलोग्राफी, कैस्केड इम्पैक्ट फॉर एरोसोल्स, एक्सरे सेडिमेंटेशन के थ्रू हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सरफेस एरिया को हम डिटरमाइन करने के लिए एब्जॉर्प्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एयर परमेबिलिटी के मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें डीप अभी स्टडी नहीं करना है, हमें सरफेस स्टडी करने की किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इसे शॉर्ट नोट से भी मान लो, किसी भी चैप्टर को स्टडी करने से पहले एक सरफेस हमें पता होना चाहिए। दूसरा होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। डिराइव्ड प्रॉपर्टी में हमें पोरोसिटी एंड पैकिंग अरेंजमेंट देखना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले हमें ओपन इंट्रा पार्टिकल्स के बारे में, क्लोज इंट्रा पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। पोरोसिटी में का जो होता है, पोरोसिटी को बोला जाता है, जैसे कि इसे एक स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ कि पोरोसिटी, जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है, वहाँ पर सॉलिड रखा हुआ है, तो सॉलिड में क्या होता है, अंदर में भी स्पेस होता है और बाहर में भी स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स के अंदर की स्पेस को और अंदर और बाहर दोनों की स्पेस को बोला जाता है पोरोसिटी, जहाँ पर खाली जगह हो, और इसी पोरोसिटी को V/VD से डिनोट किया जाता है। दूसरा चीज देखते हैं डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस तरीके से हम डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप को पता कर सकते हैं। और फ्लो प्रॉपर्टी आखिरी थी। डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो वॉल्यूम्स हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है ट्रू वॉल्यूम, दूसरा होता है ग्रेन्युलर वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम मतलब किसी कंटेनर में यदि सॉलिड रखते हैं तो सॉलिड के अंदर के स्पेस को ही काउंट करते हैं, सॉलिड और सॉलिड के अंदर के घेरे गए जगह, इन दो चीज़ों को बोला जाता है ट्रू वॉल्यूम। ग्रेन्युलर वॉल्यूम को इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रेन्युलर वॉल्यूम को किसी तरीके से समझ सकते हैं। पहला होता है मतलब एक होता है पार्टिकल्स, दूसरा होगा पार्टिकल्स, तो इसके अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस, इन दोनों स्पेस को बोलेंगे ग्रेन्युलर वॉल्यूम। और थर्ड लास्ट होता है बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम जो होता है वो ट्रू वॉल्यूम और पोरोसिटी दोनों को जोड़ने से मिलता है बल्क वॉल्यूम।
अब बात करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में, जिसे हम पता कर सकते हैं फाइन प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइन प्रॉपर्टीज़ की मेथड्स। तो फाइन प्रॉपर्टीज़ के मेथड्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं? एक होता है डायरेक्ट मेथड्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में सबसे पहले यूज़ करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे अभी सिर्फ याद करने के कौन कौन से मेथड्स हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा होता है बल्क डेंसिटी मेजरमेंट और दूसरा होता है क्रिटिकल ओरिफिस डिटरमिनेंट। एक शॉर्ट ट्रिक होता है ABC, A फॉर एंगल ऑफ रिपोज, B फॉर बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड होता है क्रिटिकल ओरिफिस डायमीटर। अब बात करते हैं कार्ल इंडेक्स में। जैसे कि बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीज़ हेल्प होते हैं, कार्ल इंडेक्स और हाउसनर रेशियो। इसे भी हम डीप में स्टडी करेंगे, अभी ब्रीफ देख लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मेथड्स, चौथे मेथड्स की, जिसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक मेथड और दूसरा अदर मेथड। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अदर मेथड। हाइड्रोस्कोपी मेथड में सबसे पहले स्टैटिक्स मेथड में यूज़ करते हैं। स्टैटिक्स मेथड में पहला होता है फिक्स्ड फनल मेथड और फिक्स्ड कोन। इसमें फनल को फिक्स्ड करके इसकी फ्लो प्रॉपर्टी फाइन पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी पता करते हैं और दूसरा कोन को फिक्स्ड करके। और वैसे ही अदर मेथड्स में रोटेटिंग सिलेंडर और टाइटलिंग बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में। सॉलिबिलिटी में हम बात करते हैं, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी ड्रग की वह एबिलिटी जो किसी सॉल्वेंट में खुद को डिसॉल्व कर ले, या इसे इस तरीके से अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इन सैचुरेशन पावर। मतलब किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में पाया जाना, ये उस एबिलिटी को बोला जाता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। ये बायोलॉजिकल चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जो सॉलिबिलिटी को इनहेंस करते हैं। पहला बात करते हैं कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी में हम सबसे पहला करते हैं कि ड्रग को, जैसे कि ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसे इथेनॉल में सॉल्युबल करते हैं, इथेनॉल में। और इथेनॉल में सॉल्युबल करने के बाद उसे वाटर में सॉल्युबल करते हैं। वो डायरेक्ट वाटर सॉल्युबल नहीं है, बट उसे इथेनॉल में सॉल्युबल करने के बाद वाटर में सॉल्युबल करते हैं। तो इस मेथड्स को बोले जाते हैं कोसॉल्वेंसी। यहाँ पर इथेनॉल जो होता है वो कोसॉल्वेंट होता है। सॉल्युबलाइजेशन मतलब होता है ड्रग को हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, कुछ एजेंट्स यूज करते हैं और ये एजेंट्स हेल्प करते हैं सॉल्युबिलिटी में। तो इस मेथड्स को बोला जाता है सॉल्युबलाइजेशन। हाइड्रोट्रॉफी में क्या होता है, ड्रग्स को कुछ एडिटिव्स के साथ, कुछ एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, एडिटिव्स, और ये एडिटिव्स हेल्प करते हैं सॉल्युबिलिटी में। तो इस मेथड्स को बोला जाता है हाइड्रोट्रॉफी। वैसे ही पीएच मॉडिफिकेशन, ये पीएच मॉडिफायर हेल्प करते हैं सॉल्युबिलिटी में। कॉम्प्लेक्सेशन, ये मतलब ड्रग्स जो होता है, ये ड्रग्स किसी भी मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्ट फॉर्मेशन, जैसे कि ड्रग्स जो होता है वो जैसे कि उसमें कुछ एड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि HCl या NaOH। तो NaOH के बाद करने से इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस मेथड्स को बोला जाता है सॉल्ट फॉर्मेशन, इसमें सॉल्ट ऐड करना। वैसे ही केमिकल मॉडिफिकेशंस और माइक्रोनाइजेशंस एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स यूजफुल है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी की। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटीज में इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्री एसिड ऑफ बेस फॉर्म एट द pH were fully unchanged. It can be determined expert amount of the drug to the saturated condition, fixed amount of solvent till। और इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि ये रहा आपके सामने में। हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस के बारे में। डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने ग्राम
सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल मतलब जो ड्रग है वो 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए 1 ग्राम सल्यूट को 1 ग्राम सल्यूट को डिजोल्व करने के लिए यदि 1 ग्राम सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोले जाते हैं वेरी सॉल्युबल। वैसे ही फ्री सॉल्युबल जो होते हैं, फ्री सॉल्युबल की 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए 10 ग्राम तक की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलेंगे फ्रीली सॉल्युबल। और सॉल्युबल की बात करते हैं, वैसे ही 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए 13 पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 13 ग्राम तक की रिक्वायरमेंट होती है उसे सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए 100 ग्राम तक की सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे स्प्रिंगली सॉल्युबल। वैसे ही स्लाइटली सॉल्युबल 1000 पार्ट सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल के 1000 पार्ट तक की, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मतलब यदि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए 10,000 तक की ग्राम लीटर या ml जो भी बोलो इतने पार्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो प्रैक्टिकली एक इनसॉल्युबल है, क्योंकि इतने वाटर को यूज़ करके हम किसी 1 ग्राम को डिजोल्व कर रहे हैं, तो एक तरीके से प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल ही है। अब बात करते हैं pKa के बारे में। pKa इज ए नेगेटिव लॉग। ये जो होता है pKa जो होता है वो नेगेटिव लॉग ही होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव लॉग होता है। अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, जो वेरी अनआयनाइज्ड जो ड्रग्स होते हैं वो सफिशिएंट लाइपोफिलिसिटी एब्जॉर्ब सिग्निफिकेंट, मतलब जिसका आयनाइजेशन जो होता है वो जितना कम होता है वो उतनी ही मतलब लाइपोफिलिक होते हैं और वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जिसकी लो आयनाइजेशन होगी वो उतनी ही मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर होता है। इसके कुछ फार्मूलेस हैं, जैसे कि वीक एसिडिक का और वीक बेसिस का। बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो पीके के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कंडक्टियोमेट्री मेथड, पोटेंशियोमेट्री मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड, डिसोल्यूशन मेथड एंड स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एंडरसन हेसल-बेच इक्वेशन होता है जो पीके की सिग्निफिकेशन, ये हेल्प करता है पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने में, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को प्रिडिक्ट करने में, एंड सूटेबल सिलेक्टेड और मतलब कौन कौन सा सूटेबल साल्ट है उसके डिटर्मिनेशन में। अब बात करते हैं पार्शियल कोएफिशिएंट। पार्शियल कोएफिशिएंट मतलब होता है किसी दो चीज़ों का रेशियो। जैसे कि पार्शियल कोएफिशिएंट में ड्रग का ऑयल में उसका कॉन्सेंट्रेशन और ड्रग का वाटर में उसका कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का रेशियो होता है पार्शियल कोएफिशिएंट। इसी को फार्मूला को नोट डाउन किया गया। पार्शियल कोएफिशिएंट जिसे पी सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पार्शियल कोएफिशिएंट जो होता है वो इसे डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड, एक होता है स्नैक फ्लैश मेथड, दूसरा होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड, तीसरा होता है कल्टर काउंटर और फिल्टर क्रोम मेथड्स का यूज करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंग सॉल्युबल साल्ट इंक्रीज बाय एडिटिव ऑफ अनदर कंपाउंड विच प्रोड्यूस कॉमन आयन प्रोसेस इज नोन कॉमन आयन इफेक्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि PbCl2 Pb प्लेबिडियम में आयन और क्लोरीन आयन में टूट रहा है। ये जो होता है वो वन डायरेक्शन होता है, एक इस तरह की ओर जाता है। ये तब तक जाता है जैसे ये क्लोरीन आयन प्रोड्यूस ना कर दे। बट यदि किसी सॉल्वेंट में क्लोरीन आयन को हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये कन्वर्जन नहीं होगा, ये उल्टा यूनिडायरेक्शन हो जाएगी। इसी को नीचे में एक रो करके बताया हूँ कि ये कॉमन आयन मतलब जो आयन इफेक्ट हो रहा है उसी आयन को हम एक्स्ट्रा एड ऑन कर लें तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, मतलब प्लेबिडियम क्लोराइड बनेगी और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेस अनदर ड्रग इज सॉल्वेंट एंड शोइंग चेंजेस ऑफ पीएच सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ एसिड। इसका मतलब भी को सॉल्वेंसी से ही है
जैसे कि हम इस यहाँ तक समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो भागों में टूटता है आगे चल के। एक होता है मैग्नीशियम प्लस और एक होता है हाइड्रोक्साइड का OH माइनस। यदि हाइड्रोक्साइड का OH माइनस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यदि OH माइनस को हम एक्स्ट्रा कहीं से ऐड ऑन करें तो ये रिवर्स, मतलब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये फिर से टूटेगा नहीं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा। इसे बोलेंगे इस तरफ से चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे लेफ्ट शिफ्टिंग बोलेंगे। बट यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोक्साइड H प्लस के कांटेक्ट में आ जा रहा है, जिसके कारण ये जो होगी ये पूरी तरीके से चलती रहेगी इस डायरेक्शन में। इसे बोले जाते हैं राइट शिफ्ट। और उसके बाद आता है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में हम बात करते हैं द ड्रग यूजुअली राइज इन टेम्परेचर। जैसे कि किसी कंपाउंड में जैसे कि हम इसमें चाय बना रहे हैं और चाय में बनाने के लिए हमें पानी में शक्कर को डिसॉल्व करना पड़ता है, शुगर को। तो शुगर को डिसॉल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जिससे शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। मतलब हम समझते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। डिसॉल्यूशन को इस तरीके से समझ सकते हैं, डिसॉल्यूशन में किसी लिक्विड कंपाउंडमेंट में किसी ड्रग जैसे कि कैप्सूल को हम डाल देते हैं। ये कैप्सूल के वॉल्स जो होता है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है और ये इसमें मौजूद पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं और कम्प्लीटली ये इसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। इस सॉल्युबलाइजेशन की घटना को बोला जाता है डिसॉल्यूशन। इस तरीके से यह पूरा टॉपिक क्लीन होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।